नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। हिंदुस्तान की राजनीति का इतिहास ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के जिक्र के बिना पूरा नहीं हो सकता। जब जब मध्य प्रदेश की राजनीति या देश की राजनीति का जिक्र होगा, सिंधिया घराने का जिक्र जरूर होगा। आज मौका भी है और दस्तूर भी है, क्योंकि सिंधिया घराने की तीसरी पीढ़ी के चिराग ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बन रहे हैं। इस मौके पर अतीत के आईने में झांक लेना बेहतर होगा। ये जानना दिलचस्प होगा कि सिंधिया घराने ने आज़ादी के बाद राजनीति में कब दाखिला लिया, कौन कौन किस ओहदे पर रहा और यह पूरा सिलसिला 1947 से लेकर आज तक किन किन पड़ावों से होकर गुजरा। और इसे हम इस सिलसिले को आज नाम दे रहे हैं सियासत के सिंधिया, सिंधिया की सियासत। तो शुरुआत करते हैं 1947 से। जब देश आजाद हुआ, रियासतों का एकीकरण हो रहा था, रियासतों का विलय हो रहा था, तब तत्कालीन महाराज सिंधिया घराने के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया विलय के लिए तैयार नहीं थे, थोड़े अनमने से थे। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी संभाल रहे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले साधारण संदेश भेजे ग्वालियर रियासत को कि ग्वालियर की रियासत को भारत गणराज्य में विलय कर लीजिए। जब माकूल जवाब नहीं मिला तो सरदार पटेल ने सख्त पैगाम भेजा कि अगर समय रहते ग्वालियर रियासत का विलय नहीं किया गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। तब सिंधिया रियासत का विलय थोड़ी देर से हुआ। यही वजह रही कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, ग्वालियर में ये जश्न नहीं मना। थोड़े दिनों बाद लोगों ने उत्साहपूर्वक इसे मनाया। मध्य भारत राज्य के गठन के साथ ही जो सबसे पहला पद अगर सिंधिया घराने में किसी को मिला तो वो मिला जीवाजी राव सिंधिया को। जीवाजी राव सिंधिया मध्य भारत राज्य के राज प्रमुख बनाए गए। ये वही पद है जो बाद में राज्यपाल के पद के रूप में बदला गया, जिसे गवर्नर कहते हैं। तो जीवाजी राव सिंधिया के रूप में भारत की आज़ादी के बाद संवैधानिक लोकतंत्र के पहले पड़ाव पर जो पहले सहयात्री बने वो जीवाजी राव सिंधिया बने। लेकिन जीवाजी राव सिंधिया वैसे सक्रिय राजनीति में नहीं थे और उनकी इच्छा भी नहीं थी। जब पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब तक ग्वालियर चंबल अंचल हिंदू महासभा का अभेद्य गढ़ बना हुआ था। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस का नाम लेवा भी उस अंचल में नहीं था। हालात ये थे कि हिंदू महासभा के लोग कांग्रेसियों को देखकर, गांधी टोपी लगाए हुए व्यक्तियों को देखकर उन पर हमला कर देते थे, उन्हें गंदी गालियां दी जाती थी। और जब 1952 का पहला आम चुनाव हुआ तो ग्वालियर की संसदीय सीट पर हिंदू महासभा के नेता विष्णुपंत घनश्याम देशपांडे चुनाव जीते। सन 1957 के चुनाव तक राजमाता विजया राजे सिंधिया, जो उस वक्त महारानी कहलाती थी, विजया राजे सिंधिया का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर। और राजमाता सिंधिया पहला चुनाव गुना से लड़ी लोकसभा का, जिसमें उन्होंने हिंदू महासभा के ही विष्णुपंत घनश्याम देशपांडे को हराया। राजमाता ने इस चुनाव के बाद अपनी सक्रियता बनाए रखी, लेकिन तभी 1961 में जीवाजी राव सिंधिया का निधन हो गया। जीवाजी राव सिंधिया के निधन के बाद अगला जो चुनाव होना था 1962 में, तो राजमाता सिंधिया शोक के कारण चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थी। तब पंडित नेहरू ने उनसे आग्रह किया कि आपको चुनाव लड़ना ही होगा। और फिर राजमाता सिंधिया गुना की बजाय ग्वालियर से चुनाव लड़ी 1962 का। वे पूरे चुनाव में महल से नहीं निकली, सिर्फ नामांकन भरने के लिए गई। काली साड़ी में वे पूरे समय शोक में महल के अंदर ही रहीं और चुनाव जीत गए।
यहाँ से उनका सिलसिला चलता रहा, लेकिन 1967 तक आते आते जो अगला लोकसभा चुनाव था, तब तक देश की राजनीति का परिदृश्य भी बदल चुका था। पंडित नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी का युग शुरू हो चुका था, और मध्य प्रदेश में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जो उस वक्त भारतीय राजनीति के चाणक्य कहलाते थे, उनका दबदबा था, वे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 67 के चुनाव में राजमाता विजयाराजे सिंधिया का कांग्रेस के नेताओं के साथ, खासतौर से पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के साथ संघर्ष शुरू हुआ। मुद्दा यह था कि राजमाता चाहती थी कि ग्वालियर चंबल अंचल के जो विधानसभा के टिकट हैं, वे सब उनकी मर्जी से तय किए जाए। इसकी शिकायत लेकर वे इंदिरा गांधी के पास भी गईं, लेकिन वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, और अंततः राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने पहली बार पूरे अंचल में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अपने उम्मीदवार हर सीट पर उतार दिए। और उस वक्त संयोग से लोकसभा और विधानसभा एक साथ दोनों चुनाव हो रहे थे सन 67 में। तो विजयाराजे सिंधिया करेरा से विधानसभा चुनाव लड़ी और गुना से लोकसभा चुनाव लड़ी। उन्होंने करेरा में गौतम शर्मा को चुनाव हराया, और लोकसभा में अपने निकटतम एक रिश्तेदार थे सरदार D.K. जाधव, उन्हें लोकसभा चुनाव हराया। इसके बाद ही सन 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र की सरकार, क्योंकि विजयाराजे सिंधिया अपने पक्ष के लोगों के साथ दल बदल करके दूसरे पाले में चली गई, और एक संयुक्त विधायक दल बना लिया, जिसमें स्वतंत्र पार्टी, जो राजे रजवाड़ों की पार्टी थी, उस समय की कई सोशलिस्ट पार्टियां थीं, वे तत्कालीन जनसंघ, इन सब ने मिलकर संयुक्त विधायक दल की पहली सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, और गोविंद नारायण सिंह उसके मुख्यमंत्री बने। यद्यपि वो सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली, 8-10 महीने बाद वो गिर गई। लेकिन यहां से जो सिलसिला राजमाता विजयाराजे सिंधिया का गैर कांग्रेसी राह पर शुरू हुआ, उसके बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा। थोड़े दिनों बाद वे जनसंघ में शामिल हो गई। यद्यपि 67 का चुनाव भी उनके जो स्वतंत्र प्रत्याशी थे, और वे खुद जनसंघ के चुनाव चिन्ह दीपक पर ही लड़े थे। अगला लोकसभा चुनाव भी राजमाता सिंधिया ने जनसंघ के ही टिकट पर लड़ा। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी के युग का प्रारंभ हो चुका था। बाद में राजमाता ने 77 का चुनाव नहीं लड़ा। राजमाता ने अगले लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ मोर्चा लिया, रायबरेली जाकर 1980 में, जब जनता पार्टी की 2.5 साल की सरकार विदा हो रही थी। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी हुई, लेकिन राजमाता रायबरेली में चुनाव हार गई। पूरे सिंधिया घराने में चुनाव हारने वालों में 3 लोग शामिल हैं। विजयाराजे सिंधिया रायबरेली से, उनकी बेटी वसुंधरा राजे भिंड से, और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से। राजमाता बाद में 89 में, 91 में, 96 में गुना से लोकसभा चुनाव लड़ती रही। 98 में भी लड़ा, और 2001 में 25 जनवरी को उनका निधन हो गया। ये पूरा आधी सदी का राजनीति का इतिहास मध्य प्रदेश की राजनीति का, भारतीय जनसंघ की राजनीति का, जनता पार्टी की राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का इतिहास राजमाता विजयाराजे सिंधिया के उल्लेख के बिना पूरा नहीं हो सकता। आज बस इतना ही। अगली कड़ी में हम बात करेंगे माधवराव सिंधिया के राजनीति में प्रवेश की, और उनके पूरे राजनीतिक सफर पर बात करेंगे। एक गुजारिश, एक अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इसे साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।